शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संगठन के भविष्य के विकास के लिए 5 सूत्रीय योजना पेश की। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच एससीओ की भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वांग यी के 5 प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। पहला, शंघाई स्पिरिट को आगे बढ़ाना, यानी परस्पर विश्वास, समानता, विचार विमर्श, विविध संस्कृतियों का सम्मान और साझा विकास को संगठन की आत्मा बताया। दूसरा, सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद जैसी 3 बुराइयों से निपटने में सदस्य देशों की एकजुट भूमिका की मांग की। तीसरा, विकास के इंजन को चलाना, यानी व्यापार, तकनीकी विकास, हरित उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाकर सतत विकास सुनिश्चित करने की बात कही। चौथा, अच्छे पड़ोसी बनकर रहना, सदस्य देशों से आपसी सौहार्द और पड़ोसी भावना के साथ साझा सुंदर घर बनाने की अपील। पांचवा, न्याय व निष्पक्षता की रक्षा, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बनाए रखने, बहुध्रुवीय दुनिया के लिए काम करने और वैश्विक शासन को न्यायपूर्ण बनाने की बात कही। वांग ने पश्चिम एशिया में ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर चिंता जताई और सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर सही दिशा में एससीओ को आगे बढ़ाएं। तियानजिन शिखर सम्मेलन की तैयारी। बैठक में भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के विदेश मंत्री उपस्थित रहे। तियानजिन शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें अगले 10 वर्षों की रणनीति और तियानजिन घोषणा पत्र का मसौदा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुबह गुवाहाटी पहुंचे। वे कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की बैठक में शामिल होने आए हैं। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। दोनों नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। गौरव गोगोई का बयान इस प्रकार है। कांग्रेस असम में डर और आतंक के शासन में जी रहे लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को परेशान करने का आरोप लगाया। गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर गरीबों की जमीन बाहरी उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 17,000 एकड़ जमीन बिना स्थानीयों की सहमति के दे दी गई। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 1,19,548 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए राज्य सरकार पर बंगाली विरोधी छवि गढ़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने असम में जन अधिकारों, भूमि अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकेत दिया है, जबकि राज्य सरकार अपनी भूमि सुधार और अतिक्रमण हटाओ नीति को लेकर दृढ़ बनी हुई है। उड़ीसा के बालासोर जिले में यौन शोषण की शिकार एक छात्रा की आत्मदाह से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। मामला सामने आने पर बीजू जनता दल बीजेडी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेडी कार्यकर्ताओं ने बालासोर बंद का आह्वान करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। जगह जगह टायर जलाए गए, नारेबाजी हुई और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी व शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के इस्तीफे की मांग उठी। पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा ने अपने विभागाध्यक्ष पर लगातार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छात्रा ने कॉलेज प्रशासन, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय और यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार 12 जुलाई को उसने खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को बालासोर अस्पताल से रेफर कर एम्स भुवनेश्वर लाया गया, जहां 15 जुलाई को उसकी मौत हो गई। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने इस घटना को व्यवस्था की असफलता करार दिया। उन्होंने कहा, यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेबस लड़की की आखिरी चिल्लाहट थी जिसे प्रशासन ने अनसुना कर दिया। यह सिस्टम की विफलता है जिसने समय रहते मदद नहीं की। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता और जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। यह मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं बल्कि न्याय की उपेक्षा, प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। दिग्गज अभिनेता और निर्माता धीरज कुमार का सोमवार 14 जुलाई को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। 79 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां वे एक्यूट निमोनिया से जूझ रहे थे। एयर सपोर्ट सिस्टम और आईसीयू में रहकर इलाज के बावजूद आज सुबह लगभग 11 बजे वे हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से बॉलीवुड और टीवी जगत में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है। धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को हुआ था। उन्होंने 1965 में एक प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां राजेश खन्ना और सुभाष घई जैसे दिग्गजों के साथ रहे। अभिनय की दुनिया में उनका सफर रोटी कपड़ा और मकान 1974 में, संग्राम, हीरा पन्ना, सरगम जैसी फिल्मों के साथ शुरू हुआ। पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने 21 से अधिक फिल्मों में भूमिका निभाई। 1986 में उन्होंने
क्रिएटिव आई लिमिटेड की स्थापना की, जिसके अंतर्गत उन्होंने ओम नमः शिवाय, कहाँ गए वो लोग, अदालत और श्री गणेश जैसे महत्वपूर्ण धारावाहिक तैयार किए, जिन्होंने भारतीय टेलीविजन पर अमिट छाप छोड़ी। सूत्रों के अनुसार धीरज कुमार को शनिवार को सांस लेने में परेशानी हुई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सोमवार सुबह तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और 15 जुलाई की सुबह उनके निधन की पुष्टि हुई। उनके परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, धीरज कुमार हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, दूसरों की मदद को तत्पर थे, एक सच्चे सज्जन मित्र और मार्गदर्शक भी थे। इस समय आपकी प्रार्थनाओं और समर्थन का हम आभार व्यक्त करते हैं। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को पवनहंस शमशान घाट, विले पार्ले में 11 बजे होगा। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत दुख हुआ यह जानकर कि जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर धीरज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। ओम शांति। धीरज कुमार इस्कॉन मंदिर खारगर के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे, जहां मुझे वीवीआईपी कहा जाता है। मेरा मानना है कि असली वीवीआईपी भगवान है। यह उनकी आध्यात्मिक श्रद्धा का परिचायक था। यह हिंदी सिनेमा और टीवी जगत की एक विरासतपूर्ण शख्सियत की विदाई थी, जिन्होंने वर्षों तक हमें मनोरंजन और प्रेरणा दी है। उनके योगदान को हमेशा सम्मान मिलेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय MND ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 18 चीनी सैन्य विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 2 आधिकारिक चीनी जहाज सक्रिय देखे गए। इनमें से 6 चीनी विमान ताइवान की वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में दाखिल हुए, जो उत्तर, मध्य, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में फैली हुई है। ताइवान ने इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने लड़ाकू विमान, नौसेना के जहाज और तटीय मिसाइल प्रणाली सक्रिय कर दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई छिंग-ते ने हाल ही में चीन पर प्रभाव युद्ध और सैन्य धमकी के जरिए ताइवान पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन की महान राष्ट्र पुनरुत्थान नीति के तहत यह दबाव बढ़ता रहेगा, चाहे ताइवान में सरकार कोई भी हो। लाई ने विपक्ष द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं की अनदेखी और बजट में कटौती को भी ताइवान की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा बताया। उन्होंने बेहतर लोकतंत्र, बेहतर ताइवान थीम के तहत DPP कांग्रेस में लोगों से आह्वान किया है कि वे संविधान और संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहें। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने चेतावनी दी है कि यदि भारत, चीन और ब्राजील ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो उन्हें अमेरिका की ओर से कड़ी द्वितीयक आर्थिक सजाओं यानी सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी उन्होंने अमेरिकी सीनेट में सांसदों से मुलाकात के दौरान दी। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के एक दिन बाद आया जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने और रूसी निर्यात खरीदने वाले देशों पर 100% टैक्स लगाने की धमकी दी थी, यदि 50 दिन में समझौता नहीं होता है तो। रूटे ने कहा, अगर आप अभी बीजिंग या दिल्ली में हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो कृपया सोचिए, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इन देशों को पुतिन से बात कर यह कहना चाहिए कि वह शांति वार्ता को गंभीरता से ले, नहीं तो इसका बड़ा नुकसान ब्राजील, भारत और चीन को हो सकता है। सीनेटर थॉम टिलिस ने ट्रंप के फैसलों की सराहना की, लेकिन 50 दिनों में की देरी पर चिंता जताई है। उनका कहना था, पुतिन इस समय का उपयोग युद्ध में बढ़त पाने के लिए कर सकते हैं। रूटे ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए धन जुटा लेंगे ताकि शांति वार्ता में यूक्रेन की स्थिति मजबूत रहे। अमेरिका यूरोपीय फंड से हथियार, मिसाइल और गोला बारूद बड़े पैमाने पर यूक्रेन को देगा। उन्होंने बताया कि रक्षा और आक्रामक दोनों प्रकार के हथियारों पर चर्चा चल रही है, जिसकी योजना अमेरिका के रक्षा विभाग और नेटो के सैन्य अधिकारियों द्वारा बनाई जा रही है। रूस से व्यापार करना अब सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और रणनीतिक जोखिम का मुद्दा बन गया है और भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता रवि तेजा के पिता राजगोपाल राजू का मंगलवार को हैदराबाद में निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। मेगा स्टार चिरंजीवी ने शोक जताते हुए लिखा, भाई रवि तेजा के पिता के निधन की खबर से बेहद दुखी हूँ। मैंने उन्हें आखिरी बार वॉल्टेयर वीरेया के सेट पर मिला था। वे बहुत खुश मिजाज और उत्साही थे। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी ने भी दुख जताया। राजगोपाल राजू गरु के निधन से गहरा दुख हुआ। रवि तेजा गरु और उनके परिवार को शक्ति और शांति मिले। ओम शांति। सोशल मीडिया पर फैंस और अन्य कलाकारों ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मास महाराजा के परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। रवि तेजा और उनके परिवार को मेरी पूरी संवेदना। यह दुखद घटना रवि तेजा के लिए और भी भावुक है, क्योंकि 2017 में छोटे भाई भरत राज की कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। रवि तेजा की अगली फिल्म मास जथारा 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगी। वो अपने 76वें प्रोजेक्ट नंबर RT76 पर भी काम कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट लुक जल्द जारी होगा। 33 वर्षीय अभिनेता और निर्माता आसिफ खान, जिन्हें हम पंचायत की गजब बेइज्जती भूमिका से जानते हैं,
सोमवार शाम मुंबई में अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में तत्काल भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है और वे जल्द ही घर लौटने की राह पर हैं। आसिफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 भावनात्मक संदेश साझा किए। पहली में उन्होंने अस्पताल की छत की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 36 घंटे से छत को देखने के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है। एक दिन को हल्के में मत लेना, सब कुछ पल भर में बदल सकता है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा, पिछले कुछ घंटों में मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई, लेकिन अब मैं सुधार महसूस कर रहा हूँ। आपके प्यार, चिंता और शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। आसिफ ने कहा कि यह घटना जीवन की अनिश्चितता का एहसास करवाती है और उन्होंने सबको जागरूक रहने और जीवन की कदर करने की सलाह दी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में जन्मे आसिफ खान ने थिएटर में शुरुआत कर कई बड़े OTT प्रोजेक्ट्स जैसे मिर्जापुर, पाताल लोक, जामताड़ा और ह्यूमन में अपनी कला का लोहा मनवाया। पंचायत में उनका गजब बेइज्जती किरदार दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय रहा। उनके हार्ट अटैक की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस और सहकर्मियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फ्रेंडशिप निर्देशक एंड्रयू डी यंग की पहली फीचर फिल्म है, जिसमें टिम रॉबिन्सन और पॉल रूड जैसे बेहतरीन कलाकारों की जोड़ी नजर आती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको या तो बेहद पसंद आएगी या फिर पूरी तरह से असहज कर देगी, जैसे विम्टो और मरमाइट को एक साथ मिलाकर पीना। फिल्म की कहानी एक आम थोड़े बेचारे किस्म के आदमी क्रेग रॉबिन्सन की है, जो अपने करिश्माई और कूल नए पड़ोसी ऑस्टिन पॉल रूड से दोस्ती करने की कोशिश करता है। क्रेग कॉर्पोरेट PR में काम करता है, जबकि ऑस्टिन एक बैंड का हिस्सा है और टीवी पर मौसम बताने वाला सेलिब्रिटी है। दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती है, कहानी विचित्र मोड़ों पर चल पड़ती है। भावनात्मक कुंठा और मर्दाना असुरक्षा इस फिल्म की मूल धारा है। क्रेग की पत्नी टॉमी यानी क्रेट मारा, जो कैंसर से जूझ चुकी हैं, अब पुराने प्रेमी के संपर्क में हैं और क्रेग उनकी भावनाओं को समझने में पूरी तरह असमर्थ नजर आता है। फिल्म के कई दृश्य ऐसे हैं जो क्रिंज यानी जो अजीब और असहज कॉमेडी की मिसाल बन जाते हैं, जैसे क्रेग का माफी मांगने के लिए साबुन खाना और सॉरी कहना। फिल्म धीरे धीरे रियलिज्म से हटकर अजीब और पागलपन की हद तक पहुंच जाती है, जैसे क्रेग का मेढक चाटकर नशा करने की कोशिश करना, जिससे उसे सिर्फ 1 मिनट की नीरस कल्पना दिखती है। हालांकि महिला किरदार खास विकसित नहीं किए गए हैं। ऑस्टिन की पत्नी तो लगभग पर्दे पर है ही नहीं, लेकिन शायद यही इस फिल्म का संदेश है, मर्दों की असहायता और भावनात्मक अपरिपक्वता को एक अजीबोगरीब लेंस से दिखाना। अगर आपको आई थिंक यू शुड लीव या जिम हॉकिंस टॉड सोलोन्स की फिल्मों का अंदाज पसंद है, तो फ्रेंडशिप आपके लिए एक मजेदार सवारी साबित हो सकती है। ICC ने 2020 की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। महिला 2020 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की टॉप 10 में वापसी हो गई है। उन्होंने 4 पायदान की छलांग लगाते हुए 9वें स्थान पर कब्जा कर लिया है। शेफाली ने इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की रोमांचक 2020 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 176 रन बनाए। उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के चलते उनकी रैंकिंग में इजाफा देखने को मिला। हालांकि जेमिमा रॉड्रिक्स को इस बार 2 पायदान का नुकसान उठाना पड़ा है और वह 14वें स्थान पर खिसक गई हैं। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी का जलवा बरकरार है। दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज हैं। भारत की उप कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए तीसरे स्थान पर अपनी जगह कायम रखी है। वह टॉप 10 2020 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष भारतीय बल्लेबाज हैं। मंधाना के बाद ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्राथ का 4था नंबर है। साउथ अफ्रीका की लौड़ा वॉल्ड्सवर्थ 5वें और ताजमिन ब्रिट्स 6ठे पायदान पर हैं। श्रीलंका की चमारी अटापट्टू 7वें और जबकि सूजी बेट्स 8वें स्थान पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली 10वें स्थान पर बनी हुई हैं।